ए बैगा बने तैह कजरा लगा मुरमैयाला नजर झन लागे मुरमैया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के जाने माने मशहूर सिंगर, एक्टर, कंपोजर, विविध कलाओं से परिपूर्ण अनुराग शर्मा जी हैं। गीत को गाहूं गोरी तोर नाव के दिल में बसाहूं तोला माया छाव के गोरी माया छाव के। रफी साहब का कौन सा गाना बहुत करीब आपके? अकेले चले आओ कहाँ हो। दुख नहीं होता होगा आप लोग को जब ये पता चलता होगा कि साहब आप अमुक जगह तब पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब एक्स के जैसे परफॉर्म कर पाएंगे? ये पहली बार हुआ है। लोग मुंबई का रुख करते थे, ये मिथक अब टूटने लगा है। धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है, तो मार्केट बढ़ेगा तो लोग अपने आप आएंगे। ये देश है वीर जवानों का, स्कूल आपका, और ये गाना कुछ याद आप? पेड़ों पे बहारे फूलों की राहों में कतारे झूलों की यहाँ हंसता है सावन। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ को कला और संस्कृति का धरती कहा जाता है, और ऐसे धरती पे जब कलाकार से बातचीत किया जाए तो आप समझिए कि एनर्जी लेवल कितना हाई रहेगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के जाने माने मशहूर सिंगर, एक्टर, कंपोजर, विविध कलाओं से परिपूर्ण अनुराग शर्मा जी हैं। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अनुराग शर्मा एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ में अचानक से स्थापित नहीं हुआ, सालों की संघर्ष के दिनों की दो लाइन और अभी के दिन की दो लाइन, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? संघर्ष तो काफी था, चूंकि हमारा जो राज्य भी नया नया बना था, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, एल्बम का वैसा कहना चाहिए उस तरीके से बूम नहीं था जैसा दूसरे राज्यों में होता है। और मैं, चूंकि मेरी शुरुआत हिंदी संगीत से हुई थी, हिंदी ऑर्केस्ट्रा से हुई थी, लेकिन मैं हूँ छत्तीसगढ़िया, बोलता हूँ छत्तीसगढ़ी में, तो मैं आया बाद में। और चूंकि मेरा सिंगिंग स्टाइल हिंदी बेस्ड था, तो मुझे काफी टाइम लगा लोगों के दिलों तक पहुंचने में, आप कह सकते हैं। तो मेरा संघर्ष, शायद सबको अपना संघर्ष जो है वो ज्यादा लगता है, टाइम मुझे ज्यादा लगा, मैं ये कह सकता हूँ। लोग मुंबई का रुख करते थे अमूमन, मतलब सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, या कला की दुनिया में अगर नाम कमाना है तो मुंबई जाना है। ये मिथक अब टूटने लगा है। लोग छत्तीसगढ़ में ही बड़ा मार्केट हो चला है, छत्तीसगढ़ में लोग तलाशते हैं और काफी आगे तक भी जाते हैं। आप एक बड़े उदाहरण है उसके। इसका रीजन है डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है ना। मुंबई आप क्यों जाते हैं? सोचते थे यार, मुंबई का रुख इसलिए करते थे कि आपकी कला जिन माध्यमों से पूरे दुनिया में फैलती थी, वो माध्यम मुंबई में थे। अब वो माध्यम आपके मोबाइल में, आप इंस्टा से स्टार बन सकते हैं, आप यूट्यूब से स्टार बन सकते हैं। पोटेंशियल आप में अगर है तो वो आसान हो गया है, अब वो रहा नहीं। अभी मुंबई के लोग आपको ढूंढते आएंगे अगर आप अपने घर पे बैठ के अपनी चीजें उस तरीके से प्रमोट करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अब वो थोड़ा सा दायरा बढ़ा है लोगों का, कि हम मुंबई ही ना जाके हम यहाँ रह के भी करें तो संभव है। कितनी संभावना छत्तीसगढ़ में, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज भी मुंबई को ठीक है, लोग छत्तीसगढ़ प्रेफर करते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, उड़ीसा से, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, तमाम सिंगर आके यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी मुंबई एक बड़ा चाम बना हुआ है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ 40 करोड़ अगर है, अभी हिंदी भाषी लोग अगर हैं, कुछ बेल्ट को छोड़ दें, तो उनके पास मार्केट उतना बड़ा है, तो रेवेन्यू वैसा है, तो लोग नेशनल जो स्टार होना वो बेहतर है हमेशा स्टेट का स्टार होने से। तो जिनका स्टाइल जो है वो नेशनल म्यूजिक को प्रमोट करता है, वो मुंबई की तरफ रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल पहले से बहुत ज्यादा आप चूंकि मीडिया में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पहले शर्म महसूस करते थे छत्तीसगढ़ी में बात करना। आज लोग गर्व से बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में, गर्व से गाने सुनते हैं। पहले आप लोगों के गाड़ियों में, लोगों के पार्टीज में छत्तीसगढ़ी गाने नहीं सुनते होंगे, आज आप वो हो रहा है। तो धीरे धीरे मार्केट जैसे से बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की मुझे लगता है आबादी शायद 2.5-3 करोड़ के आसपास होगी, जिसमें अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, उसमें भी 1-1.25 करोड़ लोग ही छत्तीसगढ़ी म्यूजिक सुनते होंगे। तो चूंकि अब नई जनरेशन, जैसे मेरे पास भगवान की दया से बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर आपका जो स्टाइल है, उसके चलते हमने छत्तीसगढ़ी म्यूजिक सुनना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिंदी
प्लेबैक सिंगर वाला जो स्टाइल है गाने का, वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी रहे और मौलिकता भी रहे। तो धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है, तो मार्केट बढ़ेगा तो लोग अपने आप आएंगे। अभी आ रहे हैं, नई जनरेशन जो है अब छत्तीसगढ़ी में, आप इंस्टा देखिए, रील्स पे, यूट्यूब में जो छोटे छोटे शॉर्ट्स पे अब लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब पोटेंशियल आपके पास हो तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन उस पोटेंशियल को शार्पनेस करने के लिए, उसको एक आयाम देने के लिए, एक पहचान देने के लिए कुछ कमी दिखाई पड़ती है आपको छत्तीसगढ़ में? प्रोफेशनलिज्म की कमी है छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से, जो मुझे बाहर के तुलना में मुझे लगता है कि कम है। एक तो हमन बोलता आ रहा है तो मोर भाई ऐसा वाला ना, तो भाई है इसका क्या मतलब है? मतलब भाई है वो एक अलग चीज होती है, भाई का जो काम है वो एक अलग चीज है। तो वो एक चीज मुझे लगती है कि प्रोफेशनलिज्म कम है, लर्निंग जो है वो कम है। हमारे यहाँ मैं खुद भी, मैंने भी सुन के सीखा, और जब मुझे लगता है कि बाहर के स्टेट्स में या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे पहले लोग सीखते हैं फिर प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ लोग प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं फिर सीखना शुरू करते हैं। अगर उनको थोड़ी सफलता मिली, लाइक मेरा कोई गाना हिट हो गया और तब जाके मैं, अरे मेरा गाना हिट हो गया, अब मुझे गाना गाना है, तब मैं सीखता हूँ। तो वो बाकी वो चीजें दूसरी जगह भी लागू होती है। कैमरामैन है, उसको शौक है कैमरा चलाने का, बट उसने उसकी पढ़ाई नहीं की है। साउंड इंजीनियर है, उसको शौक है साउंड चलाने का, बट उसने उसकी पढ़ाई नहीं की। वो जब प्रोफेशनली आ जाते हैं फील्ड में, फिर सोचते हैं कि भाई अब तो यही करना है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मुझे लगता है ये जब उल्टा होगा कि लोग पहले सीखेंगे फिर प्रोफेशनल काम करेंगे, प्रोफेशन में आएंगे, तो बेहतर होगा थोड़ा। इतने सालों के संघर्ष के बाद 24 साल राज्य गठन को हो गए, छत्तीसगढ़ का अपना एक स्टाइल नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। मैं संगीत का बिल्कुल जानकार नहीं हूं। आप यूपी चले जाए, उनका एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, आप बंगाल चले जाए, कहीं भी चले जाए, छत्तीसगढ़ में स्टाइल डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा नहीं है, स्टाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप कह सकते हैं राज्य बनने के बाद जो म्यूजिक में चेंजेस आए ना, जो एक, जैसे मैंने खुद भी कहा कि मैं बॉलीवुड से मेरी शुरुआत हुई, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग से। तो मैं जो गाने बनाता हूं या ये कहूं बनाता था पहले, ज्यादातर वो हिंदी गानों से प्रभावित होते थे। जो बेल्ट हम उड़ीसा से लगे हुए हैं, तो संबलपुरी रिदम जो है, हमारी आधे से ज्यादा रिकॉर्डिंग आज भी फिल्मों की कटक में होती है। तो वो एक संबलपुरी का पुट आया, वो उसका प्रभाव रहा, जितना मुझे समझ आ रहा है। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं एकदम 100% करेक्ट हूं, बट जो मुझे लगता है काम करते करते। फिर भोजपुरी भी बहुत करीब है छत्तीसगढ़ी के, बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो भोजपुरी में जो गाने हिट हुए, वो उन गानों से हम प्रभावित हुए। तो उसके चलते जो हमारा मौलिक है, जैसे हमारा जो दद्दरिया, भरथरी, कर्मा, ये सब चीजें हैं, ये चीजें ऐसा नहीं कि नहीं है, बट फिल्मों में जब फिल्में बनने लगी ना, जब हीरोइज्म आ गया, जब एक्टर आ गया, तो वो जो ठेठ चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दब गई। और जो उस पे काम कर रहे हैं वो अभी भी उस पे ही मेहनत करते हैं। जो टीम ऐसी है, जो वैसे, जैसे मैं शोज करता हूं, तो मैं शुरू से बोलता हूं मैं एंटरटेनर हूं। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं भाई हार्डकोर लोक गायक हूं, मुझे नहीं आता उतना। मैं हिंदी भी गाता हूं, छत्तीसगढ़ी भी गाता हूं, बट जो लोग गाते हैं, लोक गीत प्रमोट करते हैं, कोई पंडवानी गा रहा है, कोई ददरिया गा रहा है, कोई भरथरी में किसी की एक्सपर्टीज है, वो छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल है ना। आप ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल नहीं है, सुनने वाले नहीं है, ये आप कह सकते हैं। ये देश है वीर जवानों का, स्कूल आपका, और ये गाना कुछ याद है? हाँ बिल्कुल, शुरुआत ही वहीं से हुई थी। मुझे आज भी याद है, ब्राह्मणपारा में हम रहते थे। बड़ा ना संकोची, डरपोक प्रवृत्ति का मैं बच्चा था। बाद में प्रभु की कृपा हुई तो कुछ बदलाव आए। तो स्कूल में कंपटीशन था और एकदम डरा सहमा हुआ था कि गाना है, स्कूल में कंपटीशन है। कालीबाड़ी में पढ़ा हूं, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर के जस्ट सामने एक फैमिली थी, तो वहां बैठ के, मेरे पास शायद उस समय टेप नहीं था, ऐसा कुछ तो भी था, तो वहां बैठ के मैंने एक पेपर में वो गाना लिखा। मेरे को याद नहीं था वो गाना, और फिर मैंने, अब वो स्कूल उन दिनों में आजकल जैसे हर स्कूल में म्यूजिक टीचर और बैंड है वैसा था नहीं, बस माइक है और गाना है। तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था कि डे 1 में भी मैंने गाना वैसा सेलेक्ट किया था, जो उसके लिए फिर किसी माइक और किसी बाजे की जरूरत नहीं है। तो वो मैं गाता था, मैंने गाया 1 साल, फर्स्ट प्राइज भी जीता। और जैसे ही वो होए वाला पार्ट आता था, तो स्टेज के सामने 400-500 कुर्सियां हैं। शो खत्म होने के बाद उसमें से 50-70 कुर्सियां टूट चुकी थी, क्योंकि बॉयज स्कूल था। और बिल्कुल जैसे ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का होए, तो कोई चेयर में कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बहुत नुकसान हुआ था।
फिर नेक्स्ट ईयर हमारी एक रैली थी, स्कूल की रैली थी, रोड शो। उन दिनों काफी वो पोलियो ड्रॉप्स और ऐसे होते थे, सोशल कॉज पे हाँ स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता था। तो बोले वो गाना भी माइक रहेगा तो बच्चे गाएंगे देशभक्ति गाना। तो मेरा तो वो फिक्स हो गया था वो, अगर मैं कोई और गाना भी गाऊं कंपटीशन में तो भी बाद में ये देश वीर जवानों का तो गाना ही है। तो मुझे बुलाया गया कि तुम क्या गाने वाले हो रैली में? तो मैंने बोला सर ये गाऊंगा। तो बोले तुम नहीं जाओगे रैली में अगर तुम ये गाओगे तो मैंने बोला क्यों? तो बोले जब स्कूल में तुम गाते हो तो चेयर टूटा वो हम जैसे तैसे मैनेज कर लिया, अब रास्ते में तुम गाओगे और कहीं बच्चे दुकान का कुछ उठा के होए करेंगे तो क्या होगा? तो ये यादें हैं उस गाने के साथ मेरी। तो जरा एक बार हो जाए वो गाना 2 लाइन, काफी कुर्सियां टूटी उस पे। काफी हो हाय पेड़ों पे बहारे फूलों की राहों में कतारे झूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, गालों में खिलती है कलियां बालों में। कुर्सियां तो टूटेगी इस पे, ऑब्वियसली टूटेगी। उसके बाद कब कुर्सी तोड़ने का कुछ ऐसा इंसिडेंस बना किसी शो में कहीं पे जहां कुर्सियां टूटी हो? उसके बाद कहीं ना कहीं शायद मेरा म्यूजिक के प्रति ना टेस्ट ही चेंज हो गया था। फिर मुझे आज भी याद है, मैं 8th में था, 8th और 9th में मैं स्कूल की तरफ से कंपटीशन में गया था। वहां मैंने गाया बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी। और उन दिनों हबीब उमरानी एक बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट यहाँ के रहे हैं, किशोर कुमार के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है। बहुत एकदम उनके जैसा वो गाते थे और उस कंपटीशन में वो जज थे। ये बड़ा सा दुखी वाला गाना है, बड़ी सूनी सूनी सी है जिंदगी जिंदगी। वो देखिए भी 8th में ये बच्चा है और ये गाना गा रहा है। तो मेरे पास आए, बोले बेटा तू गा कैसा रहा है, अच्छा बुरा वो सब बात की बात है। बोले इस उम्र में तू ये गाना सुन रहा है, तेरे अंतरात्मा में ये गाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं मेरा जो एक रुझान है वो सैड सॉन्ग्स के प्रति ज्यादा हो गया। एक समय था जब तड़प तड़प के के जी का वो गाना आया था, उस समय लोग मेरा नाम नहीं जानते थे। मैंने एक कंपटीशन में वो गाना गाया और उसके बाद अगर किसी म्यूजिकल टीम को मुझे हायर करना होता था तो वो मुझे नहीं भी जानता तो भी बोलता था वो तड़प तड़प के जो लड़का गाता है ना उसको बुक कर लो। और मैं पूरे शो के दौरान 2 गाने गाता था, एक तड़प तड़प के और एक निकम्मा मुझे कुछ कहना है। अब समस्या ये होती थी कि दोनों गाने सैड हैं। अब आप किसी की शादी में गा रहे हो, किसी के बर्थडे में गा रहे हो, अब शादी में किसी के तड़प तड़प के कैसे गाओगे आप? तो बोले यार ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो तू नहीं गा पावे। ओपन शोज में चलता है, भाई गणेश उत्सव है, दुर्गा उत्सव समिति है। फिर 2 गाने और ऐड हुए तो निकम्मा किया और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस समय का जो साउंड, मॉडर्न साउंड है, उस समय का रॉक साउंड था, रॉकिंग गाने, कोई कहे कहता रहे। तो मैं, लेकिन शुरू से मेरा रुझान सेमी क्लासिकल और इसमें था, तो मैं बड़ा दुखी होता था। मैं सुनता क्या हूँ और ये लोग मेरे से गवाते क्या है, क्योंकि वॉइस का टेक्सचर वैसा है। तो उन दिनों जब मैं बोलता था कि मैं रफी साहब के गाने गाऊंगा तो हंसते थे सीनियर मेरे ऊपर, रफी साहब गाया करते वैसे। तो वो टाइम था, वो स्ट्रगल था। आज ईश्वर की कृपा से रफी साहब के गानों के नाम से जाना जाता हूँ। लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक गा लेता है रफी साहब। एक समय था कि सोनू निगम खूब गाना गाते थे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी गाने में धूम मचाई उन्होंने। अचानक गायब हो गए, अनुराग शर्मा आ गए। नहीं, वो गायब हुए, मैं ऐसा छत्तीसगढ़ के गाने से नहीं। देखिए वो भी अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर रहे हैं और एक टाइम के बाद ना आर्टिस्ट सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आप सोनू निगम जी के पास जाएंगे तो वो नहीं गाएंगे। अगर वो 10 लाख रुपए चार्ज कर रहे होंगे ना, वो 2 लाख में गा देंगे, अगर वो गाने में वैसी बात है। एक समय के बाद जब आप ईश्वर की कृपा से आर्टिस्ट तक तो ऐसे ही थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो जब आपने पर्याप्त पैसे कमा लिए ना, उसके बाद आपको सिर्फ सुकून चाहिए होता है कि मैं कोई गाना इसलिए नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरे को पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ वो गाना फिर मैं तब गाऊंगा जब मुझे लगेगा कि मेरे म्यूजिकल स्तर का वो गाना है, या ऐसा कोई गाना है जो मेरे मन को शांति देगा। तो मुझे लगता है अब शायद सोनू निगम जी नहीं गाते, वो इसलिए नहीं गाते क्योंकि उन तक वैसे गाने नहीं गए। आप एक अच्छा कंपोजिशन लेके आज भी अप्रोच करेंगे तो मुझे नहीं लगता मना कर। अनुराग शर्मा को कहा गया कि सोनू निगम को रिप्लेस कर गए छत्तीसगढ़ में। साहब भले आप तक बात पहुंचे ना पहुंचे, आम जनमानस में चर्चा जो इससे जुड़े हुए लोग हैं कि बिल्कुल मतलब उनसे प्लस गाते, माइनस नहीं गाते। नहीं, ये भ्रम है लोगों का, क्योंकि गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। आप चाहे सोनू निगम जी कहें, चाहे उदित नारायण कहें, हम सुन के सीखा है उनसे, तो उनसे बेहतर होने का तो सपने में भी नहीं सोच सकते आप।
और वो इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि वो अपनी जगह पे रुके नहीं है, वो भी निरंतर बढ़ रहे हैं और वो मुझसे कहीं बेहतर गुरुओं से सीख रहे हैं, मुझसे कहीं बेहतर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो उनको रिप्लेस करना, मतलब मैं सच बता रहा हूं, मेरी आंखों में थोड़ा नम हो गई मेरी आंखें जब आपने ऐसा बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जिनको सुन के हम बड़े हुए, उनको आप कैसे रिप्लेस कर सकते? रफी साहब का कौन सा गाना बहुत करीब आपके? सब गाने, मतलब जितने मैं सुना हूं, अकेले हैं चले आओ, मतलब कितने, उनका हर गाना अपने मन तरपत हरि दर्शन को आज बड़ी देर भई। नहीं बताइए मत, गुनगुना दीजिए। ये तन्हाई कालम और उस पे आपका गम, ये तन्हाई कालम और उस पे आपका गम, न जीते हैं न मरते हैं, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ, कहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ। क्या बोलूं मैं मतलब आप ये माने कि रफी साहब का जो आपने गीत गाया है अद्भुत, एक्चुअली अद्भुत। मतलब लोग गाते हैं रफी साहब को, कई लोग गाते हैं, हजारों लोग गाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी आती है ना। मैंने कभी रफी साहब को इमिटेट करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट जितने अच्छे सिंगर हुए हैं मैंने सबको सुना है, कभी किसी की आवाज बनाने की कोशिश नहीं की। उनका, हाँ, वो आवाज मेरी है, स्टाइल उनका है, भाव उनके हो सकते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं ना जो इमिटेट करते हैं वॉइस, वो गाएंगे रफी साहब को तो उनके जैसा साउंड करने की, मैं कभी किसी भी सिंगर के जैसे साउंड करने की कोशिश नहीं करता। और जो नए बच्चे हैं मैं उनको भी यही कहूंगा कि अगर आप मुझे भी पसंद करते हैं तो मेरे जैसा साउंड करने की कोशिश मत करिए। आप मेरे गाने गाइए, लेकिन आप मेरे जैसा मत गाइए, वो आपका होना चाहिए। मैं जब भी कोई गाना गाता हूं स्टेज पे जो मेरा नहीं है, तो भी मैं उसको मैं अगर गाता तो कैसे गाता, हो सकता है क्या, हो गई रफी साहब से तो अच्छा नहीं गा सकता ना, मैं सोनू निगम से अच्छा नहीं गा सकता, तो उनसे बुरा ही होगा, बट बुरा भी होगा तो वो मेरा होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी चीजें थोड़ी उसमें ऐड ऑन करके, या एक शब्द है उनको ही सुन के वो शब्द बोलना सीखा है, फिर भी उस शब्द को कैसे मैं अपने तरीके से बोल सकता हूं, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलते रहता है। तो वो आपके गाने को थोड़ा अलग कर देता है, उनसे बेहतर नहीं बट उनसे अलग। छत्तीसगढ़ के लिए भी आपने खूब गाने गाए, छत्तीसगढ़ी में खूब गाने आपने गाए, मतलब लगभग मेरे ख्याल से 2000 गाने होंगे, 2000 गाने आपने गाए, कई अवार्ड आपको मिले, एक्टिंग भी आप कर लेते। कैसे तालमेल बनता है, सिंगिंग भी, एक्टिंग भी, कंपोजिंग भी, राइटिंग भी? नहीं, देखिए, राइटिंग और कंपोजिंग की जहां तक बात है, बेसिकली मैं सिंगर हूं, बाकी काम मैं कर लेता हूं क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, और उसका रीजन है सिर्फ संगत। एक्टिंग कर पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनकरेज किया कि आपकी पर्सनालिटी है तो आप कर सकते हो, करेंगे। उसके प्रोफेशनल बेनिफिट्स भी हैं कि लोग आपको अभी सिर्फ सुनते हैं, देखेंगे तो आपके शोज में डिफरेंस आएगा। तो एक्टिंग भी कर पाया क्योंकि टीम अच्छी थी, डायरेक्टर कोरियोग्राफर बहुत मेहनत की, विवेक दीक्षित हैं मेरे वीडियो के डायरेक्टर, काफी मेहनत की हमने, 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो हम कर सकते थे हमने रिहर्सल की, तब जाके वो वीडियो किया। कंपोजिशन और लिरिक्स की जहां तक बात है वो भी संगत का है कि इतने अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ अगर मैंने 2000 गाने गाए तो 2000 अलग अलग राइटर्स के साथ मैंने काम किया, 2000 तो नहीं बट 200 मान लीजिए। तो जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं, इनके साथ काम करते हैं, तो उनका कोई ना कोई गुण आपके अंदर आता है। जैसा मैंने बताया कि मैं गाना सुन सुन के गाता हूं, तो वैसे लिखना भी जो है, कुछ गाने लिखे क्योंकि मीटर का अनुभव तो सिंगर है इसलिए है कि भाई मीटर ये होता है, मैटर का अनुभव इनसे हो गया तो कुछ गाने लिख लिए। बट ये नहीं कह सकता मैं कि हार्डकोर राइटर हूं। मैं राइटर, मेरे नजरों में राइटर वो होता है कि जिसको आपने आज एक सिचुएशन दी और विद इन 2-3 डेज और जितना भी इनको समय लगे, लेकिन उस टॉपिक पे वो आपको लिख के दे सके, वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं राइटर नहीं मानता खुद को। कुछ गाने लिख लेता हूं, कभी मन हुआ तो
चल ऐसा, बट राइटिंग एकदम अलग काम है। अच्छा, मैंने एक बड़े कलाकार का छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू मैंने किया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है। क्या सच में स्थिति है? हाँ, मतलब है तो बहुत हद तक है अब, लेकिन हमारे फील्ड में ना एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सैचुरेटेड तो है इन टोटलिटी, अगर आप देखें तो है, हमारे यहाँ वो दिक्कत है। बट बीइंग इंडिविजुअल आर्टिस्ट, आपको नहीं पता होता कि आपका कौन सा गाना कल किस मुकाम पे जाएगा। तो वो जो जिगजैग जो है ना, वो आर्टिस्ट की लाइफ का हिस्सा होता है। एक बार मैं नाम नहीं लूंगा, एक बच्चे ने मुझे गाना गाया था, गाना भेजा, मैंने बोले भैया ये नया रिलीज हुआ है, आप एक बार सुनिएगा। मैंने मोबाइल उठाया, मैंने सुना, मुखड़ा सुना। मैं अपनी प्रैक्टिस में बैठा था तो मैं उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। मुखड़ा सुना, मैंने बंद करके रख दिया, मैसेज किया, बोले बहुत अच्छा गाना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उस दिन के पहले तक उसको कोई नहीं जानता था। उसके बाद वो गाना जो है ऑलमोस्ट 100-150 मिलियन गया। आज उसको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। तो वो दिन आप याद करिए, वो सुबह जब उसने मुझे गाना भेजा, वो अलग आर्टिस्ट था, एंड 10 दिन के बाद वो गाना मतलब टॉप 10 सॉन्ग्स में था, तो उसको पूरा छत्तीसगढ़ जानने लगा। तो इन टोटलिटी मार्केट में सैचुरेशन तो है, बट इंडिविजुअल आर्टिस्ट के लाइफ में कब क्या चेंज आएगा वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, मेरा ये मानना है। फ्रस्ट्रेशन हम लोगों की लाइफ का ना सबसे बड़ा इशू ये है कि हिट होना अपने आप में एक चैलेंज है, कि आप आज आपका कोई गाना हिट हो गया, फिर अगर 2 साल हिट नहीं होगा ना, तो आप मेंटल प्रेशर में ही लोग भूल जाएंगे, आप खुद ही पागल हो जाओगे। तो वो एक जो चीज है ना, तो इसीलिए मेहनत करते रहना है, उस चीज को हावी नहीं होने देना है खुद पे। छत्तीसगढ़ी गाने आपने बहुत गाए, कोई ऐसा गाना जो 2 लाइन सुना दे? गीत को गाहूं गोरी तोर नाव के, गीत को गाहूं गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरी तोर नाव के, दिल में बसा हूं तोला माया छाँव के, माया छाँव के गोरी माया छाँव के, गीत को गाहूं गोरी तोर नाव के। गाने को लेके चॉइस अलग हो गई, रूरल अर्बन में डिवाइड हो गया। साहब आप गांव में जाएंगे तो टिपिकल गाने आपको चाहिए, और आपके गाने में जब तक वर्डिंग्स नहीं आएगा तब तक लोगों को लगेगा कि हिंदी गाना है ये। वो स्टाइल जो मैंने बोला कि मैं जिन लोगों को सुन के बड़ा हुआ हूं, तो और मैं जानता हूं कि अगर कैसे वो छत्तीसगढ़ी पुट आ भी सकता है, बट मैं नहीं प्रेफर करता वैसा करना। मुझे लगता है कि मतलब मेरा हमेशा ये मानना है कि आपने देखा होगा जो कभी आप जिम जाते हैं, तो हालांकि मैं अभी तक वो करने में सक्षम नहीं हो पाया हूं, प्रयासरत हूं। आप जिम जाते हैं, आप देखते हैं पंजाबी गाना बज रहा है, तेलुगु गाना बज रहा है, श्रीलंका का गाना बज रहा है, आप सुन रहे हो। तो म्यूजिक में जो है ना, लैंग्वेज का बाउंडेशन होता नहीं। आप वो गाने सुनते इसलिए हो क्योंकि आपको वो म्यूजिक अच्छा लगता है, उस सिंगर का टोन अच्छा लगता है, उसका स्टाइल अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वो एक जो नेशनल बॉलीवुड स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, मैं उसी को ही फॉलो करूं, ताकि अगर कोई बाहर स्टेट का आदमी भी सुने, उसको भाषा ना भी समझ आए, तो वो म्यूजिक उसको अच्छा लगे। हालांकि नेशनली किसी गीत को नेशनल लेवल तक ले जाने में सक्षम तो अभी भी नहीं हो पाया, बट सोच मेरी उसके पीछे वही है कि और दूसरा मैंने बताया ना कि आपका एक स्टाइल होना चाहिए। अभी जरूरी नहीं है कि अगर कोई सिंगर नेजल बहुत ज्यादा, नॉर्मली ना फोक म्यूजिक में मुझे ऐसा लगता है कि नेजल टच काफी ज्यादा यूज होता है, तो वो अगर लेके नेजल गा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मैं भी गाऊं, मेरा अपना तरीका होना चाहिए। तो मैं इसलिए अपने तरीके से कोशिश करता हूं। सरकारों का कितना सहयोग मिलता है आर्टिस्ट को, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम देखने को मिलता है। मैंने कई लोगों से बातचीत की, बोले साहब उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना अदर स्टेट में कंपेटिटिव मिलता है, हमको नहीं मिलता है इतना सपोर्ट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ये बड़ा मुश्किल सवाल है एक्चुअली। देखिए बहुत ज्यादा सपोर्ट तो मैंने भी नहीं देखा है, और एक बहुत लाइन जो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि सरकारी काम सरकारी जैसा होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो काम सरकारी जैसा होता है। तो अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपको सरकारी काम करने का तरीका पता है,
तो शायद इंडिविजुअली आपको कुछ बेनिफिट्स हो, बट अगर आपको नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता टू बी वेरी फ्रैंक, तो मैं उतना फायदा मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं उठा पाता। शोज मिलते हैं गवर्नमेंट के, हमारा संस्कृति विभाग जो है वो सहयोग राशि देता है अगर आपको कहीं शो कराना है तो उसके भी अपने नॉर्म्स है, अपना उनका एक तरीका है आर्टिस्टों को ग्रेड करने का, आर्टिस्टों को पे करने का, वो एक चीज है। बट हाँ, मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश है कि छत्तीसगढ़ी म्यूजिक, और ऐसा नहीं है कि भाई आपका एक पूरा विभाग बना हुआ है, वो तो काम कर रहा है ना आपके कल्चर के पीछे, बट मुझे लगता है कि और बहुत स्कोप है चीजों को बेहतर करने के लिए। इंडिविजुअली मैं आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, इन टोटलिटी छत्तीसगढ़ी म्यूजिक को या फिल्मों को प्रमोट करने के लिए और भी बहुत सारे अच्छे प्रयास किए जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दुख नहीं होता होगा आप लोग को जब ये पता चलता होगा कि साहब आप अमुक जगह तब पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब एक्स के जैसे परफॉर्म कर पाएंगे? दुखद है, बहुत दुखद। कैसे दूर होगा ये दूर कहाँ, ये पहली बार हुआ है। देखिए ये मैं इसलिए, अगर ये रेगुलर हो रहा है या अगर ऐसा होता हुआ आया है, अगर ये आपके सिस्टम में है, तो उसको दूर करने के बारे में सोचेंगे। ये फर्स्ट टाइम हुआ था जिस और आपका इशारा है, ये पहली बार हुआ था, और ये पहली बार हुआ भी, और मैं उस शो में था भी, मैं खुद उस शो में था। तो वहां से उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि भाई मैं इसके कोई इसके लिए पारिश्रमिक नहीं लूंगा। नहीं लिया उन्होंने वहां से पारिश्रमिक। अब चूंकि मैं था वहां पे, मैं खुद स्टेज में परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे पता है। हाँ, बट ये दुखद है ये। और मुझे लगता है ना कि कई बार जो मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, सरकारी काम सरकारी जैसा होता है, तो जिन्होंने वो विज्ञप्ति दी होगी ना, वो पुराना कोई सरकारी टेंडर निकाले होंगे कि इसके या इसके इक्विवेलेंट अपने को चाहिए, उनको समझ नहीं आया कि गुड्स में और आर्टिस्ट में फर्क होता है। उन्होंने भाई, जैसे ग्रेडेशन होता है ना, जैसे आप ठेकेदारी में ग्रेडेशन होता है कि भाई A+ या A+ समकक्ष कोई अप्लाई करेगा, तो मुझे लगता है कि वो A+ की जगह बस उठा के उन्होंने आर्टिस्ट का नाम डाल दिया और वो लाइन डल गई कि भाई इसके और इसके समकक्ष होना चाहिए। वो इस बात को नहीं समझ पाए कि वो ग्रेडेशन और व्यक्ति विशेष में फर्क होता है। तो ये एक ही बार हुआ है, मुझे नहीं लगता कि बहुत इसको नेगेटिव तरीके से लेने की जरूरत है। गलती हुई, वो लाइन गलत थी, उसको सुधार दिया उन्होंने। लेकिन आर्टिस्ट सम्मान के लिए जीता है। बिल्कुल नहीं, तो देखिए अब इसमें आप देखिए कि उस आर्टिस्ट का क्या दोष है जिसका नाम लिखा था वहां पे, मुझे ये बताइए भाई। अगर कल की डेट में कोई विभाग ये विज्ञप्ति निकाल दे कि अनुराग को इसकी जानकारी नहीं है कि अनुराग और या अनुराग के समकक्ष आर्टिस्ट चाहिए, तो इसमें क्या अनुराग जिम्मेदार है? क्या अनुराग इसके लिए नहीं है? क्या अनुराग ने किसी आर्टिस्ट का अपमान किया? नहीं किया। वो एक त्रुटि है जिसको बाद में सुधार दिया गया, और वो एक सीख है कि एक बार जब हो गया तो अब दोबारा सोचेंगे लोग ऐसा करने के लिए। समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक गाना, दो तीन लाइन जो आपके बहुत अच्छा लगे, छत्तीसगढ़ी गाना। एक जस्ट मैंने अभी रिलीज किया था इस नवरात्रि, उसका मुखड़ा बड़ा मुझे पसंद है। ए बैगा बने तैहा कजरा लगा मोर मैयाला नजर झन लागे। ए बैगा बने तैहा कजरा लगा मोर मैयाला नजर झन लागे। मोर मैया है भोले भाले मोर मैया है भोले भाले। देख सुरतिया लकत का निराले। ए बैगा बने तैहा कजरा लगा मोर मैयाला नजर झन लागे। आजकल मैसअप का समय चल रहा है, हिंदी, गुजराती, भोजपुरी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी के मैसअप कोई आपके स्टाइल में? हाँ, बहुत सारे गाने मैं स्टेज पे करता हूँ। तुर सुरता मारे मयारू मोला नींद नहीं आवे रे। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। न धरती माहे कोनो न कोनो आगास माँ। धीरे धीरे दिल तेरा चुराएंगे अपना तुम्हें हम बनाएंगे। स्टेज पे मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोगों को मैशअप करके, मतलब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होना, तो लोगों को मजा आता है।
तो मैं करता हूँ। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपने अनुराग शर्मा को सुना, उनकी न केवल संघर्ष बल्कि फ्यूचर में तमाम चीजों को आपने सुना, गाना भी सुना आपने। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।